हमको रात को ऑर्डर मिला के कसूर जाओ, इंडिया हमला करने वाला है। इंडिया का कोई सिपाही या कोई आदमी हमें सामने से नहीं लड़ा, हमने भागते हुओं को मारा है। खेमकरन शहर जो इंडिया का बड़ा शहर है, वो शहर हमने कब्जे में ले लिया। तो हम इंडिया में चले गए, उनके इलाके में गए तो मुझे फिर ब्रेस्ट लगा, दाहिना हाथ भी गाया हो गया और बाईं टांग भी माजूर हो गई। इसने मुल्क के लिए और कौम के लिए जो कुछ किया है उसके बारे में सोचो। तो इसका आप बाजू काट रहे हैं, नहीं तो मुझे ज़मीन एक मुरब्बा अलाट कर दी गई। तो वो फिर पैसों का मुतालबा करने लगे। पटवारी मिर्जा असलम बेग को लेटर लिखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है रिटायर्ड हवालदार अमानत अली के घर। कहानी कुछ यूँ है कि हवालदार अमानत अली 1965 और 1971 की जंग में दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहे। इस कौम, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते रहे। उस लड़ाई के दौरान 1971 में जब ये जंग लड़ रहे थे तो उस दौरान दुश्मन के हमले में इनका एक हाथ और एक जो बाजू है फ्रैक्चर हुआ, उस पे गोलियां लगी, उस पे ये बाजू फ्रैक्चर होने के बाद एक हाथ ये बाजू से और टांग से ये माजूर हो गए। इनकी इस बहादुरी को देखते हुए पाक फौज ने उन्होंने तमगा जंग दिया, सितारे हर्ब दिया और गोल्ड मेडल दिया और साथ में उन्होंने ज़मीन भी अलॉट की। इनकी बहादुरी को, इनकी शुजात को देखते हुए कि उन्होंने किस तरह अपना बाजू और अपनी टांग गवा के इस कौम की, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की। GHQ ने तो लेटर अलॉट कर दिया, लेकिन फिर ये इस मुल्क के उस पटवार सिस्टम, उस रिश्वत वाले सिस्टम की भींट चढ़ गए, जिस सिस्टम की भींट हर सिविलियन चढ़ा हुआ है। और ये पाक फौज के जवान भी उस सिस्टम से नहीं बच सके। इनको जो जमीन GHQ की तरफ से अलॉट की गई थी, पाक फौज की तरफ से अलॉट की गई थी, उस जमीन को इनके बकौल पटवारी ने आगे बेच दिया। और पिछले 50 साल से ये इंसाफ के तलबगार हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जमीन जो हकीकत में इनकी है, इनके कागजात इनके पास मौजूद हैं, वो ज़मीन इनको मिल जाए। ये मामला सारा कैसे हुआ, बात करते हैं रिटायर्ड हवालदार अमानत अली से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 6 सितंबर सन 1965 में हमको रात को ऑर्डर मिला के ठीक है, मतलब कि कसूर जाओ, इंडिया हमला करने वाला है। तो हम रात को तकरीबन 12 बजे कसूर पहुँचे। तो अपना काम कर ही रहे थे तो मतलब कि अजान का वक्त हो गया, फजर का। तो उधर से औरतें रोती हुई, बच्चे लेती हुई तो आते हुए आ रही थी। तो उन्होंने बोला हमें फौजी देख के कि बेटा आप तो इधर हैं, तो इंडिया ने तो हमला कर दिया है। तो बस फिर जंग शुरू हो गई। तो फिर हमारे पास सब किस्म की फौज थी, टैंक भी थे, मीडियम गन्ने भी थी, पैदल फौज भी थी, गुरीले भी थे, हर किस्म की फौज थी। तो फिर बराबर हमला जब हुआ तो फिर टैंकों ने भी अपना काम, तो मीडियम गनों ने भी फायर किया। तो हमले शुरू हो गए, तो लड़ाई शुरू हो गई, तो जंग शुरू हो गई। ऐसे हुआ कि मीडियम गन्ने अपना कवर कर रही थी, जो उनका OP जो छुप के बैठा होता था इंडिया में, तो वो बता रहा था कि फलानी जगह गोला फेंको, तो ये गोले फेंकते थे। तो इसी तरह टैंक का जो OP था वो बताता था टैंकों को कि फलानी था गोला फेंको, फौज है इंडिया की, तो ये गोले फेंकते थे। तो फिर जो पैदल फौज थी वो इन गोलों के नीचे नीचे भागती थी। तो अल्लाह का फजल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मतलब है कि इंडिया का कोई सिपाही या कोई आदमी हमें सामने से नहीं लड़ा, हमने भागते हुओं को मारा है। यानी कि आपने उनको भगाया है? हाँ बिल्कुल, हमारे वो आगे आगे भागते थे तो हम पीछे पीछे थे, कोई मर गया, कोई रह गया, कोई भाग गया। तो इस तरह करके जंग चलती रही। सही। 4 दिन ये जंग चलती रही। तो 4 दिन में 84 गांव हमने कब्जा कर लिया। और इंडिया के 84 गांव हमने कब्जा किया। और फिर 5वें दिन खेमकरन शहर जो इंडिया का बड़ा शहर है, वो शहर हमने कब्जे में ले लिया। तो अल्लाह का फजल है, बिल्कुल हम कामयाब रहे। लेकिन शहीद तो फिर हमारे भी बहुत आदमी हुए। तो इंडिया तो फिर सारा ही, कोई पूछो कुछ ना कि इंडिया का तो फिर हमने छोड़ा ही कुछ नहीं। मतलब इतना बहादुरी से जोश था कि उस वक़्त जो पाकिस्तान का बच्चा था वो भी कहता था मैं भी फौजी हूँ। मतलब बूढ़े भी कहते थे मैं भी फौजी हूँ। पाकिस्तान का उस वक़्त बच्चा ये कहता था, उसका मोराल ये था कि इंडिया को बिल्कुल छोड़ो ही नहीं, बिल्कुल इन्होंने हमला किया है, पहले हमला किया है, ये किया है, वो किया है,
لیکن ہم نے پھر اللہ کا فضل ہے کہ ایسے ان کو منہ کی دکھائی ہے کہ ساری عمر یاد رکھیں گے وہ. اچھا امانت صاحب 1971 کی جنگ میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ کیسے ہوا تھا؟ وہ جی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس جنگ کے بعد ہم لاہور آ گئے. تو لاہور میں آئے تو میری پوسٹنگ بھاولپور 134 انفنٹری ورکشاپ میں ہو گئی. تو بھاولپور سے جب مطلب سن 71 آیا تو اس وقت بھی یہی ہمیں آرڈر ملا کہ تم یہاں سے بھاولپور سے رات کو بھاول نگر پہنچو کیونکہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے. تو ہم بھاول نگر پہنچے تو انہوں نے ٹھیک ہے جس وقت بھاول نگر پہنچے تو 4 دن ہو گئے تھے جنگ لگی کو. 1971 کی جنگ. 1971 کی جنگ. تو وہ مطلب 5واں دن تھا، دوسرا دن تھا، تیسرا دن تھا. تو حملے ہو رہے تھے انڈیا کے، ادھر سے پاکستان لڑ رہا تھا. تو ہم ایک مشہور بارڈر ہے بھاول نگر جاڑواڑا، اس پہ پھر ہم گئے رات کو. تو رات کو تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا بارڈر کون سا ہے، ان کی سرحد کون سی ہے، ان کی دیوار کون سی ہے، کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم انڈیا میں چلے گئے ان کے علاقے میں. تو جنگ تو ہو ہی رہی تھی، فائر تو ہو ہی رہے تھے. ان کے علاقے میں گئے تو مجھے پھر برسٹ لگا، دینا ہاتھ بھی ضائع ہو گیا اور بائیں ٹانگ بھی معذور ہو گئی. تو اس مزوری سے پھر مجھے اسی وقت ہی، مجھے تو ہوش نہیں تھا، مجھے اسی وقت ہی بھاولپور سی ایم ایچ بھیج دیا. تو سی ایم ایچ والوں نے ہیلی کاپٹر سے مجھے سی ایم ایچ لاہور بھیج دیا. تو لاہور میرا 3 سال علاج رہا. کرنل رٹھور نے میرا علاج کیا جو گجرات کا رہنے والا تھا، بہت اچھا کرنل تھا. میرا بازو کاٹ رہے تھے تو اس نے نہیں کاٹنے دیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم، وہ ہسپتال والے کہتے تھے کہ بیڈ چاہیے کیونکہ زخمی بہت آ رہے ہیں، جنگ کے زخمی بہت آ رہے ہیں، تو بیڈم کی ضرورت ہے، اس کا بازو کاٹ کے فارغ کرو. تو کرنل رٹھور نے کہا کہ نہیں، اس نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں سوچو. تو اس کا آپ بازو کاٹ رہے ہیں، نہیں یہ مائی پیشنٹ. تو ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ میرا مریض ہے، میں اس کا علاج کروں گا، میں اس کا بازو نہیں کاٹنے دوں گا. پھر اس نے میرا 3 سال علاج کیا، ٹانگ کے آپریشن کیے، گولیاں نکالی، بازو کے بہت آپریشن کیے، خیال کیا، علاج کیا. مطلب 3 سال کے بعد میں فارغ ہوا. تو پھر میں گاؤں گیا. تو گاؤں گیا تو سائی واڑ سولجر بورڈ سے مجھے چٹھی آئی ایک کہ تم آؤ سائی واڑ سولجر بورڈ آؤ. تو میں سائی واڑ سولجر بورڈ گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، پاکستان کے جو 71 کے زخمی ہیں، جو ڈسیبلڈ ہیں، جو معذور ہیں، جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو گورنمنٹ نے، فوج نے زمین دی ہے. تو یہ لیٹر ہے، تم لیٹر لے لو اور ڈی سی بھاول نگر جاؤ. میں نے لیٹر لیا. وہ آرڈر جو سولجر بورڈ سے تھا وہ کسی کے نام نہیں تھا، وہ کمبائنڈ تھا، سب کے لیے تھا، ایک آدمی کے لیے نہیں تھا، وہ سب کے لیے، جتنے بھی زخمی جو کچھ بھی انہوں نے لکھا. میں وہ لیٹر لے کے بھاول نگر گیا. تو بھاول نگر ڈی سی صاحب نے مجھے فورٹ عباس اے سی صاحب کے پاس بھیج دیا، اے سی اسسٹنٹ کمشنر، اس کے پاس بھیج دیا. جب میں اس کے پاس لیٹر لے کے گیا تو اس نے پٹواری تحصیلدار کو بلا کے کہا کہ اس کو زمین دو. ہاں، تو مجھے زمین 1 مربع الاٹ کر دی گئی. اور فورٹ عباس تحصیل فورٹ عباس. ہاں، تو وہ پھر مجھے موٹر سائیکل پہ لے جا کے انہوں نے زمین بھی دکھائی کہ یہ تمہاری زمین ہے. اچھا، اس کے بعد جب میں واپس آیا تو معذور تھا، چلنا پھرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. میں بڑی مشکل سے پھر بھاولپور گیا. تو پھر فورٹ عباس گیا. تو فورٹ عباس میں نے کہا کہ مجھے زمین کا قبضہ دو. تو وہ پھر پیسوں کا مطالبہ کرنے لگے، پٹواری. پٹواری تحصیلدار کے ٹھیک ہے ہمیں پیسے دو، انعام کے نام دو. بہت بھاری رقم مانگ رہے تھے. تو پھر لاکھوں کے حساب سے لاکھ روپے ڈیمانڈ کی انہوں نے. وہ 1 مربع جو پاک فوج نے آپ کو دیا تھا، ہاں جی بھائی کا الاٹ تو پٹواری تحصیلدار نہیں کیا تھا، فرض تو انہوں نے مال کی مجھے دی ہے. انہوں نے سرکاری زمین میں سے دی. بالکل کسی کی زمین نہیں، سرکاری زمین کا. زمین میں سے وہ زمین کا قبضہ دینے کے بھی آپ سے پیسے مانگتے. ہاں، قبضہ دینے کے پیسے. وہ پھر میں پیسے تو نہیں دے سکتا تھا. میں نے پھر ایڈجوٹنٹ جنرل
मिर्जा असलम बेग को लेटर लिखा। अच्छा, एडजुटेंट जनरल था उस वक्त वो मिर्जा असलम बेग, सही। तो उसको जो मैंने आर्मी चीफ भी बाद में रहे। जी जी मैंने फिर उसको लेटर लिखा कि ये कब्ज़ा नहीं दे रहे और मुझसे पैसे का मुतालबा कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे कब्ज़ा मतलब ज़मीन का असल कागज़ भेजो, तो मैंने उसको कागज़ भेज दिए। तो ठीक है, उसने फिर क्यों रिटायर हो गया वो सन 90 में, तो ना मुझे कागज़ वापस भेजे और ना ही मुझे कोई बातचीत या ज़मीन का कुछ किया। इसी तरह मतलब है कि सारी उम्र मतलब इधर जाओ जी, इधर जाओ जी, कोर कमांडर के पास जाओ जी, फलाने एडजुटेंट कर्नल के पास जाओ जी, और स्टेशन कमांडर के पास जाओ जी। इसी तरह मेरी आज तक उम्र गुजर गई। तो मतलब है कि मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ से, मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ से कि मेरे इस मसले का नोटिस लिया जाए और मुझे ज़मीन का कब्ज़ा दिलाया जाए। मैं उसका आसानमंद हूँ और उसके बच्चों के लिए दुआ करता रहूँगा। तो ये जो आप हमें कागजात दिखा रहे हैं, जो आपके पास पड़े हैं, ये किस चीज़ के हैं? ये तो एक फर्द है मेरी मालकी ज़मीन की कि मैं मालिक हूँ, और एक दूसरा लेटर है जनरल साहब एडजुटेंट जनरल जो था उसका, अच्छा, मिर्जा ये असलम। उसकी फोटो कॉपी है जो आपने कागज मिर्जा असलम बेग को भेजे थे। ये तो ज़मीन की फर्द है मेरी मालकी का, मुझे मेरा आर्डर है कि मैं ज़मीन का मालिक हूँ। ये वही जमीन जो आप पाक फौज ने आपको दी थी, उसका मालिक हूँ। ये उसके मालकी हकूक की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मालिक हूँ। आप उसके ये उसकी फर्द की कॉपी है। बिल्कुल ठीक हो गया। असल कापी है। और ये जो GHQ का लेटर है जो GHQ ने आपको, मिर्जा असलम बेग ने भेजा था मुझे। इसमें उन्होंने आपसे आपका असल कागजात मांगे थे, जी जी तो आपने वो भेज दिए सारे? भेज दी है। तो उसके बावजूद आपको अभी तक जो है ना कोई रिप्लाई, कोई कुछ नहीं मिला? मैंने बहुत कोशिश की है, कोर कमांडरों के पास गया हूँ, जनरलों के पास गया हूँ, पिंडी में मैं रावलपिंडी गया हूँ। वो सभी क्या कहते हैं? तो यही कहते हैं कोई फिक्र ना करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें ज़मीन मिल जाएगी। अच्छा, तो फिर मिली तो अभी तक नहीं। सही, अभी तक वो जमीन आपको नहीं मिली? नहीं मिली। ठीक हो गया जी। ये नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये हवालदार अमानत अली जिन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताई, किस तरह वो दुश्मन से लड़ते रहे, किस तरह वो एक बाजू और एक टांग से माजूर हो गए। उन्होंने गोलियां जो हैं वो खाई, एक बाजू पे एक टांग पे, और पीछे का रुख नहीं किया, वो दुश्मन की तरफ बढ़ते रहे। और उसके इवज, उनकी उस बहादुरी के इवज जो है वो इनको ये एक लेटर है हमारे पास मौजूद है जिसपे इन्होंने अपने तमाम जो सगवा जंग मिला असल कागजात हैं वो भेजे थे GHQ। सितारा और ये वो फर्द है जो इनकी मालकी हकूक की फर्द है, ये उसकी कॉपी है। ये इन्होंने सारी चीज़ें भेजी GHQ के इन्हें इनकी ज़मीन का कब्ज़ा दिलवाया जाए, वो ज़मीन जो इनकी जुर्रत और बहादुरी की वजह से पाक फौज ने इन्हें दी है। सरकारी ज़मीन जो इन्हें अलाट की गई, इनकी बहादुरी का इनाम समझ के इन्हें दिया गया, वो ज़मीन आज तक 50 साल गुजर गए इस मामले को, आज तक इनको जो है वो उसका कब्जा नहीं मिल सका। अलॉटमेंट हुई, अलॉटमेंट के तमाम कागज़ इनके बकौल इन्होंने GHQ में भिजवा दिए। जब मिर्ज़ा असलम बेग साहब जो हैं वो मुझे कहते हैं कि जो कागज जिस आर्डर से तुम्हारी ज़मीन अलाट तुम्हें हुई है वो हमें लेटर ला के दिखाओ। लेटर तो मैंने GHQ में भेज दिया, उस लेटर की कॉपी नहीं है कोई? आप कापी मेरे पास नहीं है, लेकिन मालिक तो मैं किसी हूँ। और के पास कब्जा है? हाँ, कब्जा किसी और के पास है, मालिक उस जमीन का अभी तक मैं हूँ। कागज मेरे पास है, सबूत मेरे पास है। और आप जब लेके जाते हैं तो पटवारी कहता है कि हम कुछ नहीं करते? हाँ, मतलब लेटर हमें वो ला के दो। तो जब ये जाते हैं तो पटवारी इनको कहता है कि जी आप हमें वो लेटर ला के दें, ठीक है, और उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि इन्होंने ये फ़र्द भी अपनी दिखाई जिसका रिकॉर्ड उनके पास जो शजरा होता है उसके अंदर भी मौजूद होता है। अगर ये इनके पास फ़र्द की कॉपी है तो इसका ये मतलब है कि जो शजरा पटवारी के पास है उसके अंदर, वो रिकॉर्ड के अंदर इनकी ज़मीन ज़रूर होगी। अगर वो ज़मीन ना होती तो ये फ़र्द कभी भी जारी नहीं की जा सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सामने हैं, और इनकी ये इस्तदा है, इनकी ये दरख्वास्त है आर्मी चीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कि बराए मेहरबानी इस मामले को देखें और इनकी बहादुरी की वजह से जो ज़मीन इनको अलाट की गई थी उस ज़मीन का कब्ज़ा भी इनको दिलवाया जाए, और दोबारा से वो इनाम जो है जिसके ये मुस्तहिक भी हैं वो इन्हें दिया जाए, जो आज से 50 साल पहले पाक फ़ौज ने इनको दिया था, जो अभी तक इनको मिला नहीं, वो हकीकी तौर पे भी इनको दिया जाए।
اور اسی کے ساتھ ساتھ گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں تاکہ حوالدار امانت علی صاحب کو انصاف ملے، ان کو ان کی زمین ملے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔